बच्चे कम से क्यों लग रहे हैं, आएंगे भी या इतने आते हैं? हाँ, उसका शेड्यूल ही है। मैंने सर से कहा था कि अगर किसी की क्लास है उसको 2 दिन पहले पता होना चाहिए कम से कम। देखो, अगर कोई भी आदमी आता है, जैसे मेरा काम पूरा डेटा का काम है, तो ऐसी क्लासेज आपको रन करने के लिए अगर मुझे किसी को माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, तो अगर कोई मेरी नींद में कहेगा तो मैं उसको 2 घंटे 5 घंटे पढ़ा सकता हूँ। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, रोज पॉलिसी कंट्रोल चेंज होते हैं, तो उसके लिए मतलब आपको थोड़ा जाना होता है, 2 4 चीजें पकड़नी होती है। उनको मैंने ये बोलता है कि जिसकी भी क्लास है, तो उसको 2 दिन पहले पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मेरी ये क्लास है, तो वो किसी प्रिपरेशन के साथ में आएगा। आएंगे तो कंपेयर के बाद शेड्यूल होना चाहिए। चलिए, आज हम जो बात करेंगे, मुख्यतः हमें दो। हाँ, हमारा जो आज का सेशन है, ये 2 पार्ट्स में जो है डन होगा। पहला हम डिस्कस करेंगे कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड जो मेजर्स है सरकार के द्वारा लिए गए हैं रिसेंटली। भारत सरकार ने जो हालिया समय रहा है, उसमें कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से पॉलिसी कंट्रोवर्स, कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं, ताकि एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिल सके आपके इकोनॉमी को। दूसरे पार्ट में हम इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मांग पूर्ति, जब हमने शुरुआत की थी तो तब हमने इसको ड्रॉप कर दिया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि 4 5 क्लासेज जो है हम इसमें दें, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होंगे तो अभी जैसे हम इन्वेस्टमेंट वगैरह पढ़ेंगे, मेक इन इंडिया पढ़ेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। तो मांग का क्या रोल है, पूर्ति का क्या रोल है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं एम्पावरमेंट। तो जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, बेसिकली अगर हम देखें तो जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात, तो जो रिसेंटली अभी मेजर्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम उनको 4 पार्ट्स में जो है स्टडी कर सकते हैं। हाँ, पहले जो प्रोग्राम्स या स्कीम्स है, दे आर क्रिएटेड इन कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो हम प्रोग्राम्स, स्कीम्स, ठीक है, कंट्रोल्स। तो पहला जो कंटेक्स्ट है वो है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और अगर इसको हिंदी में बोलते हैं रोजगार सृजन। ठीक है, तो एक जो आपका ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जो सरकार ने अभी COUNTORS, ठीक है, तो पहला जो इसका सेगमेंट है किसका, जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी। कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन से कंट्रोवर्स, कौन कौन से प्रोविजंस जो है सरकार ने इनिशिएट किए हैं, सरकार ने लॉन्च किए हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो हम उनको 4 भाग में विभाजित करते हैं। ऐसे बहुत सारे भाग हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जब हम इनको डिवाइड करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम 4 ही कैटेगरी में इनको पढ़ते हैं। तो पहले जो कैटेगरी है वह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन की, यानी कि ऐसे प्रोग्राम स्कीम्स जिनका मुख्य उद्देश्य है
या जिनका मुख्य आधार क्या काम है, रोजगार का निर्माण करना। अब मैं जैसे आपको कुछ स्कीम का नाम दूंगा, आप मुझे बताओ कि उसका मुख्य ध्येय क्या है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना ही होगा सबने। तो इसका मुख्य ध्येय क्या है, रोजगार है कुछ और है, रोजगार तो नहीं है कम से कम, ठीक है। मनरेगा का नाम सुना है, मनरेगा का क्या है, वेरी गुड, ठीक है। जो स्कीम लॉन्च करती है सरकार, कहीं ना कहीं ये जो सेक्शंस में लिखूंगा सारे ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले बेटी को बचाओ। बेटी बचाने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, भ्रूण हत्या से, कि आपको भ्रूण हत्या नहीं करनी। इफ यू नो इन एडवांस दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू बी ए फीमेल, तो आप उसको जो है डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा है कि जब वो बच्ची का जन्म हो गया है, तो उसके बाद जो है उसकी शिक्षा दीक्षा पे आपको जो है खर्च करना है। तो मुझे ये बताओ कि इन द एंड क्या ये चीज इस बात को प्रमोट नहीं करेगी कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इफ वी हैव बीन प्रमोटिंग ए पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग मोर रिसोर्सेज ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो क्या इससे कल फीमेल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, कम। लेकिन जो मुख्य आधार है स्कीम का, वो रोजगार सृजन नहीं है। तो इसलिए जब हम इन स्कीम्स को पढ़ेंगे, कोई बच्चा ये सवाल पूछेगा कि सर ये तो ये भी हो सकता है, इसका उद्देश्य ये भी हो सकता है, तो पहला, इनके बाद में क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे, पहले मैं अभी बता देता हूँ। तो पहला एम्प्लॉयमेंट का सृजन या उसका निर्माण। दूसरी स्कीम्स है जिसको बोलते हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन। दूसरा सेगमेंट है वो है पॉवर्टी इरेडिकेशन का मतलब खत्म करना, दूर करना, उसका उन्मूलन करना। तो इसके लिए मैंने लिखा है गरीबी हटाना, ये गरीबी का उन्मूलन, जो आपको उपयुक्त लगे उस शब्द का मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दो स्कीम्स बताई, दो प्रोग्राम्स के बारे में बताया। तीसरा मैं आपको बताता हूं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझते हो क्या होता है, सार्वजनिक वितरण किसका, फूड ग्रेन्स का, ठीक है। तो वो किस प्रकार की स्कीम है, क्या ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, क्या मदद करता है। देखो मैंने बताया कि इतनी भी स्कीम्स है, किसी ना किसी तरीके से है किसके साथ जुड़ी है, आर्थिक विकास के साथ जुड़ी है, उत्थान के साथ में जुड़ी है। क्या बेटा, हेल्दी लाइफ, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने एक वर्ड लिखा है पावर, ठीक है। पावर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ए स्टेट इन विच ए पर्सन इज नॉट एबल टू अटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जो लिविंग के मिनिमम स्टैंडर्ड्स है उनको भी फुलफिल करने में, अटेन करने में अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, तो उसको क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। वो गरीबी की एक रेखा निर्धारित की जाती है, वो कैसे होती है, क्या उसमें चीज है, वो हम सब लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था कि उसका जो सबसे बड़ा मापदंड आज तक का जो है निर्धारित किया गया, वो क्या था, कैलोरी इनटेक की फॉर्म में इसको डिटरमाइन किया गया था। तो कोई भी आदमी जो 2100 कैलोरी कहाँ पे, अर्बन में, और 2400 कैलोरी रूरल में इनटेक नहीं कर पा रहा है, उसको गरीब माना गया है। तो इस तरीके के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए और उनको उस पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकालने के लिए, उस निर्धनता के दुष्चक्र से या जाल से बाहर निकालने के लिए कई सारी स्कीम्स सरकार ने समय समय पर जो है लॉन्च की है। तो उनमें से एक ये भी योजना है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मुख्य ध्येय क्या है कि जो गरीब है, जो अपनी मदद करने में खुद सक्षम नहीं है, तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू हेल्प दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू सर्वाइव विद मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जो लिविंग के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में भी कामयाब नहीं है, तो उनकी मदद करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है अपने हाथ में, गवर्नमेंट लेते हैं। तो वो ऐसे प्रोग्राम्स जो
इन्वेंट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उनको हम इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम्स। तो पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, दूसरा है आपका पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम्स, और तीसरा है सोशल एम्पावरमेंट। ये हो गया आपका एक गोल है ना, तो तीन गोल, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट। सामाजिक उत्थान, ठीक। देखो मैंने बताया कि इन सब का म्यूचुअल लिंक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो गरीबी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी, ठीक है। गरीब कौन है, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु आर नॉट हैविंग इट, तो हम कहीं ना कहीं बात भी कह रहे हैं कि गरीबी उससे दूर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि आप इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, आपके दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी कि यार ये तो नहीं भी हो सकता है। मैंने बताया कि जो आधार है, जो जड़ है, जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। अब जैसे अभी मैंने अनाज वाला बताया, ठीक है, तो वो पॉवर्टी एडिकेशन प्रोग्राम में तो आता है, लेकिन हम उसको यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है, जो आपकी लेबर है, जो आपकी यूनिट्स है, उनको अगर खाना तक नहीं मिलेगा तो कल उनके एम्प्लॉयमेंट की बात वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज से आपको बिल्कुल भी डर नहीं होना है, घबराना नहीं है कि कहा क्या है। और फोर्थ है आपका एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो जितने भी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, ठीक है, हम रिसेंट की बात क्यों कर रहे हैं, रिसेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो गोल है यहाँ पे इसे एग्जाम को फेस करने का, उसको बीट करने का, तो उसमें मुख्यतः से जो रिसेंट या अद्यतन इंफॉर्मेशन एंड डेटा वो पूछा जाएगा। बहुत पुरानी बातें आपसे नहीं पूछी जाएगी। जैसे हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की, तो 1952 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट द्वारा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, जब आप एम्प्लॉयमेंट, तो 1977 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, क्या था वो, वेरी गुड, ठीक है, गरीबी हटाओ। तो उस नारे के बाद में सरकार का जो फोकस था, क्योंकि इस टाइम की जो डेमोक्रेसी है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं होती है कांग्रेस के इर्द गिर्द। कांग्रेस का जो अगले 5-10 साल में ध्यान रहा वो इसी बात पे रहा कि पावर्टी को रेडिकेट करने के लिए, इसको एलिवेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स थे जो डायरेक्टली इस बात की बात करते थे कि वी कैन गिव ए पर्टिकुलर पावर टू द पीपल हु आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं हम उनको डायरेक्ट एक परचेजिंग पावर दे सकते हैं। तो उसमें सब्सिडी का, ग्रांट का और अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता की, अनाज देना, कई सारी योजनाएं इसमें जो हमने शामिल की। और इसी के पैरेलल सरकार ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए पर्टिकुलरली रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो सीधे सीधे जो है रोजगार सृजन के साथ में जुड़े थे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम आया था वो आईआरडीपी था। इसके बारे में हम मतलब अभी चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि हमारे जो स्कीम्स है वो कैसे कैटेगराइज हुई है, ठीक है, वो आपस में इंटरलिंक्ड कैसे है, एक दूसरे को किस तरीके से वो प्रोत्साहित करते हैं, किस तरीके से
हतोत्साहित करती है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी पॉवर्टी के नीचे की जनसंख्या है वो ऊपर चली जाएगी। वो ऊपर चली जाएगी तो जब आप सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सोशल एम्पावरमेंट में कौन कौन सी चीजें काउंट होगी, क्या चीजें आप बताना चाहोगे मुझे? आई आस्क टू यू टू टेल मी व्हाट इज सोशल एम्पावरमेंट। सामाजिक उत्थान क्या है? ठीक है, वेरी गुड। जब हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं तो हम सर्वप्रथम अपने दिमाग में कल्पना करते हैं कि समाज क्या है। कोई भी ऐसा कदम, प्रयास, कोई भी योजना जो उस समाज के ढांचे को बेहतर बनाता है वो क्या माना जाएगा? सामाजिक उत्थान माना जाएगा। तो हमारी जो फीमेल जेंडर है हमारे सोसाइटी का जो एक इंटीग्रल पार्ट है, तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि जितने भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण उन्होंने उस जेंडर को कहीं ना कहीं जो है एक्सप्लॉइट किया है, उसके जो राइट्स है उसको देने नहीं दिया है। इसीलिए उनको एजुकेशन से, जो प्राइमरी डिसीजन मेकिंग है उससे, और जो पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उससे दूर रखा गया है। अब मुझे बताओ कि जब हम सोशल एम्पावरमेंट की या सोशल प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, सामाजिक उत्थान या परस्परता की बात करते हैं, तो अगर आप लेबर फोर्स के आधे पार्ट को किसी काम में पार्टिसिपेट करने से मना कर दोगे तो आप एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हो कि खराब समाज का निर्माण कर रहे हो? क्योंकि वो जो जेंडर आपको सपोर्ट कर सकता था, हो सकता है कि वो फिजिकली इनकॉम्पिटेंट हो आपके नजरिए से, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो शायद कर ले आप ना कर पाए। जैसे एकाग्रता है, जैसे किसी चीज को डिसिप्लिन में रह के काम करने का काम है। तो ये कई सारे काम ऐसे हैं कि जो ये पाया गया है, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको जो सोशल साइकोलॉजी है उसका डेटा रिवील करता है, रिपोर्ट करता है, इसको अप्रूव करता है कि इन केसेस में जहाँ पे एकाग्रता, अनुशासन की, वात्सल्य की, इन चीजों की जरूरत होती है, तो वहां पे जो फीमेल जेंडर है दैट इज डूइंग बेटर इन कंपेरिजन ऑफ द मेल जेंडर। और ये बात मुंशी प्रेमचंद ने भी कहीं ना कहीं अपने एक उपन्यास में लिखी है कि विकास के संदर्भ में महिला पुरुष से अग्रणी है, क्योंकि उसके पास अनुशासन है, वात्सल्य है और उसमें दया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे एम्पावरमेंट की बात करते हैं जिसमें सिर्फ हम अपने आप को देखते हैं। हम का मतलब यहाँ पे वो है कि जो सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रयास, ऐसा कोई भी कार्यक्रम, ऐसी कोई भी स्कीम जो आपकी सोशल हार्मोनी को बैलेंस करती है या उसमें प्रिवेल करने वाले, पाए जाने वाले किसी भी विकार को खत्म करती है, वो सोशल एम्पावरमेंट माना जाएगा। तो इसमें मुख्य मुद्दे कौन कौन से आएंगे जो सामाजिक उत्थान की बात करिए? अगर कोई भी जेंडर से रिलेटेड इशू है वो कहाँ पे आ जाएगा? इसमें जाएगा। एजुकेशन से संबंधित कोई भी विषय है वो किसमें जाएगा? एजुकेशन और हेल्थ दोनों। बहुत सारी स्कीम्स होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपकी सोशल कैपिटल है, सोशल ओवरहेड है, आपकी ह्यूमन कैपिटल है, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। जस्टिस से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, वो कहाँ जाएगा? सोशल एम्पावरमेंट में जाएगा। जस्टिस और इक्विटी दोनों। इक्विटी का मतलब क्या है? समानता। तो वो लैंगिक आधार हो, वो जातीय आधार हो, वो धार्मिक आधार हो, वो क्षेत्रीय आधार हो, अन्य कोई आधार हो, भेदभाव नहीं रहना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी प्रयास, ऐसी कोई भी स्कीम जो इक्विटी और सोशल जस्टिस को इंश्योर करती है, वो किसका हिस्सा होगा? वो सामाजिक उत्थान का हिस्सा होगा। तीन सेक्शंस को हम जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बचा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पहले की बात करते हैं, सॉरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में हिस्ट्री में किसी ने थोड़ा बहुत जिक्र किया होगा। औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया किसी ने? क्या? क्या थी?
औद्योगिक क्रांति का एक लाइन में मुझे बताओ कि ये परिवर्तन औद्योगिक क्रांति लेके आई है। ठीक है, एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि जो एफर्ट ऑफ ह्यूमन लेबर है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द मशीन। जो ह्यूमन एफर्ट है, मैं अगर किसी चीज को करने में अपना बल लगा रहा हूं तो वो बल अब कौन लगाएगा? मशीन लगाएगी। मेरे एफिशिएंसी को, मेरे प्रोडक्शन को, मेरे आउटपुट को वो इंक्रीज कर सकता है। तो जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे सामने एनवायरमेंट जैसे कोई मुद्दे नहीं थे उनका सामना करने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक था। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने विकास किया है तो बहुत सारे ऐसे डिग्रेडेशन हैं जो हमको अपने वातावरण, वायुमंडल, जलवायु, जल, उसमें आपकी जो एयर है वो हो सकती है, उसमें आपका पानी हो सकता है, उसमें आपकी मतलब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, हैजार्डियस एलिमेंट्स हो सकते हैं, आप जो खा पी रहे हो उसमें क्या जा रहा है। तो जितने भी मुद्दे इससे रिलेटेड है, इससे एनवायरमेंट, पर्यावरण से, वो सारे के सारे ऐसी जितनी भी स्कीम्स होती है वो सारी की सारी जाएगी किसमें? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके कोई आपके दिमाग में बात आ रही हो, कोई स्कीम सुनी हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ देखा था एक दिन, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा इशू जिसका संबंध और संदर्भ पर्यावरण संरक्षण के साथ हो रहा, आपने पढ़ा हो? रिडक्शन ऑफ डिफोरेस्टेशन में सबसे मुख्य मुद्दा क्या चल रहा है आजकल? ऐसे मैं ये नहीं पूछ रहा, बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन रिसेंटली आपको बताया गया कि जो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स, जितने प्रोग्राम्स है उनका निचोड़ है, क्रक्स है, वो एक ही शब्द में चुका है। वो शब्द आपसे जानना चाह रहा हूँ। हरित नहीं, हरित क्रांति का संदर्भ जैसे नहीं था। हरित क्रांति was in the context of increasing the agricultural production, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल प्रिंसिपल साहब ने आपको समझाया था जब वो आपको फॉरेस्टेशन पढ़ा रहे थे। ना लिखा होता मेरे इसलिए याद था, इसलिए पूछा। तो जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी लगभग एक आध सवाल, एक सवाल मतलब हर बार से आ जाता है, कभी नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा एक सवाल इसके संदर्भ में। क्लाइमेट चेंज हो या कुछ भी हो, वो सारा का सारा कवरेज है वो कहीं ना कहीं कहाँ पे आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दायरे में ही आता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या था जी? कौन सा है, जीव है क्या है स्पीड में? तो सबसे पहले हम जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो जो किसके, हाँ, देखो, मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमें किसी भी तरीके से पर्यावरण की रक्षा करनी है। जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, डिफेंड करते हैं, क्योंकि आज के में चिंता नहीं है। आज जो भी हमारे पास अवेलेबल है, हमें पता है कि हम अपने 5 7 10 साल उसमें काट देंगे आराम से। ठीक है, हम मरने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर ये पेश ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, ये पोल्यूशन, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि पहले पानी का जो इस्तेमाल था वो कुछ और था, कुछ और है। एक टाइम ऐसा भी था कि लोग नदियों के पानी से ही अपना जीवन यापन कर लेते थे, कोई नलकूप नहीं था, कोई ट्यूबवेल नहीं थी। आज हम जितना वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जितना हम मतलब बाहर निकालते हैं जमीन से, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या है। इसी वजह से जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है तो वो यही कहकर किया गया है कि हम ऐसा विकास ना करें जिसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। यानी कि विकास हो, लेकिन जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है उसकी लाइफ की कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आज हमने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा है, उसको खराब कर दिया है, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी, इसकी कॉस्ट उनको पे करनी होगी। ठीक है, तो वी आर नॉट वेरी क्रिटिसाइज दैट वेदर दे विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट इन सच बैड कंडीशंस। ठीक है, तो पहले अब हम, क्योंकि हमारा पहला जो सेक्शन है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है, तो हम सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारी बात होती है, भारत में बेरोजगारी है, भारत में नहीं है, वो नहीं, कॉमन पैरेलल्स, मतलब आम भाषा में ये अक्सर डिबेट करता रहता है। ये बताएगा कि जब तुम जाके खड़े होकर बोलते हो कि भारत में बहुत बेरोजगारी है, इसका क्या मतलब है, क्या तुम क्या समझते हो और इन्हें क्या समझा सकते हो? हाँ, वो उनके, ठीक है, कई बार हम चीजों को उस तरीके से पढ़ते हैं, मैं तो वेरी गुड, कि हमें लगता है कि हमने समझ लिया। जैसे कि अब हम जब रोजगार पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोजगार कहते किसे हैं या बेरोजगार किसे कहते हैं। उसमें तीन चीजें हमें पहले जाननी पड़ेगी कि इसमें जनसंख्या क्या है, इसमें लेबर फोर्स क्या है और इसमें वर्क फोर्स क्या है। तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बाद में बताएंगे कि बेरोजगारी है भी नहीं। तो सर्वप्रथम जब हम बेरोजगारी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रोजगार के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, it is applicable only those people who are living in age of 15 to 60, 15 से 60 साल की जो आपकी आबादी है, उसे लेबर फोर्स में काउंट किया गया है। ये जो मैं भी थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट बताऊंगा, इसमें बहुत सारे सवाल छिपे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना समझना, और जो चीजें बोलता हूँ उसको लिखते रहना। ठीक है, आपके सामने आएगा श्रम शक्ति, भारत में श्रम शक्ति कितनी है, या फिर आपके सामने सवाल उठ सकता है कि यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या कितनी है। तो श्रम शक्ति और कार्यशील जनसंख्या में दोनों में अंतर है, एक को लेबर फोर्स बोलते हैं, एक को वर्क फोर्स बोलते हैं। तो लेबर फोर्स में वो हर एक यूनिट आएगी जो 15 से 60 साल के बीच की है। वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग आएंगे जो इनमें से वर्किंग है, और पॉपुलेशन आपकी ओल्ड पॉपुलेशन होगी। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो इसमें मुख्य तीन चीजों में डिफरेंस समझने की आपको जरूरत है। पहला, पॉपुलेशन, दूसरा फोर्स, और तीसरा वर्क फोर्स। तो अगर कोई व्यक्ति 14 साल का है और वो आपसे काम मांग रहा है और आप उसे काम नहीं दे रहे हो, आप सरकार या आपकी अर्थव्यवस्था, तो आप उसे बेरोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ बच्चों, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो लेबर फोर्स नहीं है, लेबर यूनिट में काउंट नहीं होगा, उसको रोजगार या बेरोजगार से आप जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, रोजगार से उसी का संबंध है जिसका, जो 15 से 60 वर्ष की आयु के बीच का व्यक्ति है, इसी को जो है आपके लेबर फोर्स माना गया है। इनमें से दो चीज है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। अगर कोई व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई व्यक्ति अगर इस एज ग्रुप में है और वो काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो बहुत कम है, और जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि डेटा कम बता रहा है और जो ग्राउंड ऑफ रियलिटी है वो ज्यादा बता रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने एक कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर रखा है जिसमें ये कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाह रहा है मजदूरी की प्रतिशत दरों पर, तो उसको क्या किया जाएगा, बेरोजगार नहीं माना जाएगा। इसमें जब रोजगार और बेरोजगारी की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं कि एनएसएस शो और एक दांतेवाला कमेटी बनी थी
1960 में। तो उनकी रिकमेंडेशन ये थी, बेरोजगार कौन माना जाएगा? तो एक व्यक्ति जो 15 से 60 वर्ष की आयु के बीच का है, जिसमें कार्य करने की क्षमता है और मजदूर की प्रचलित दरों पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो उसे क्या माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। तो इसमें कौन कौन से बिंदु आपकी समझ में है? एक व्यक्ति कौन, जो 15 से 60 वर्ष के बीच का है। दूसरा, उसके पास क्या होना चाहिए? कार्य करने की क्षमता। और तीसरा क्या होना चाहिए? कार्य करने की, और किस पर? मजदूरी की प्रचलित दर पर। दो चीजें है इसमें। आपके पास काम अवेलेबल है, 400 रुपये आपको पूरे दिन के मिलते हैं, लेकिन आपने एक डिनाई कर दी, मुझे तो 1000 रुपये चाहिए, तब भी आपको क्या नहीं माना जाएगा? बेरोजगार नहीं माना जाएगा। क्योंकि फिर आपके जो मेंटल स्टैंडर्ड्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन अगर आपको कोई कॉमन यार्डस्टिक स्टैब्लिश करनी है तो मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो उसके लिए आपके पास जो है मतलब बेंचमार्क्स होने चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, हाँ हाँ, हम्म, हाँ हाँ, माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। अगर फिजिकल वर्क चल रहा है और कोई व्यक्ति है जिसे दोनों हाथ ही नहीं है, तो क्या उसके पास क्षमता है फिजिकल वर्क करने की? तो उसे उस संदर्भ में बेरोजगार नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसके पास पढ़ाई लिखाई जैसा कोई ज्ञान है, तो उसके पास क्षमता है कि नहीं है, और उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र का मतलब अकादमिक के क्षेत्र में, एकेडमिक के क्षेत्र में उसको काम चाहिए, और मजदूरी जो प्रचलित दर है, मान लिया 1 घंटा पढ़ाने के कहीं 200 रुपये मिलते हैं, उसको अगर उतना भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। तो बेरोजगारी को मेजर करने में, उसका माप करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने इतनी टेक्निकलिटीज जो है इसमें लगा रखी है कि हमें पता कुछ और रहता है, होता कुछ और है। तो जब आपसे अब कोई बेरोजगारी के बारे में बात करे, तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या जो आपकी है वो कुछ और है, और जो बेरोजगारी है वो कुछ और है। तो आपके यहाँ जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स का साइज है, आप 2022 में 52 करोड़ लोग, 52.7 करोड़ लोग थे, जो क्या थे? आपके लेबर फोर्स थे। और जनसंख्या कितनी है आपकी? 140 करोड़। तो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात की जाए, ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ उनको लिख लो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सारे के सारे मतलब बहुत मुख्य बिंदु है, सवाल है अपने आप में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा कि लेबर फोर्स कितनी है, लेबर फोर्स कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, इनटू 100, ये आपको बताएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। एक होता है वर्किंग फोर्स पार्टिसिपेशन। वर्किंग फोर्स मैंने कौन सा बताया आपको? लेबर फोर्स का वो हिस्सा जिसको काम मिला हुआ है, जो काम करना चाहते भी हैं और काम मिला हुआ है। इसमें वो लोग नहीं आएंगे जो काम नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो ज्यादा दिखता है और अनएम्प्लॉयमेंट का कम दिखता है। इसमें खासकर हम उन गृहिणियों को छोड़ देते हैं जो अपने घरों में कार्य कर रही है, और उनको ये मान लिया गया है कि उनकी कार्य करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई इच्छा, ऐसी कोई विश रिपोर्ट नहीं की है। मैंने अभी आपको बताने की एक प्रावधान इसमें ही है कि उसके काम करने की क्षमता, पहले क्षमता और फिर इच्छा। तो ऐसी बहुत सारी गृहिणियां हैं जो किसी न किसी काम में कुशल है, कोई ना कोई काम जानते हैं, घर की कढ़ाई बुनाई हो सकती है, कोई और तरीके का आर्टिशन रिलेटेड कोई उनका स्किल हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो अपना घर चला रही है, तो इस वजह से मानेंगे कि उन्होंने कभी इस बात के लिए पूछे नहीं है कि मुझे रोजगार चाहिए, तो उनको बेरोजगारी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। वास्तव में तो बेरोजगार है, लेकिन उन्हें पता है, क्योंकि सरकार की जो एजेंसीज है, जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, तो जो सरकार का
आंकड़ा आता है उसको प्रोवाइड करता है एनएसएसओ। एनएसएसओ का फुल फॉर्म बताएगा कोई बच्चा? वेरी गुड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसी संस्था का काम है ये अनुमान लगाने का कि आपकी अर्थव्यवस्था में कितना रोजगार है, ये अनुमान लगाने का कि लोग प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष किन चीजों का कितना उपभोग करते हैं, ये अनुमान लगाने का कि किन लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिल रहा है। जब वो बताएंगे कि इन्होंने इतने दाल का, इतने अनाज का, इतने खाद्य पदार्थों का, इतने फलों का उपभोग किया है, तो वो बताने में सक्षम होंगे कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारे आंकड़े कौन देता है? एनएसएसओ देता है। अब नया की रिसेंट जो डेटा टूल आपके पास है, CMI, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आज की तारीख में, अभी सरकार ने इसको पिछले 4-5 साल में बहुत टेम्परेरी दबाया है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो नकारात्मक। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, दूसरा जो डेटा मिलता है हमें अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र के बारे में, CMI हमें जो है बहुत सारा डेटा देता है। लेकिन सरकार ने क्या किया है, 2017 में एनएसएसओ के ना राउंड होते हैं, तो दो तरह के राउंड होते हैं, छोटे राउंड और बड़े राउंड। तो जो डेटा ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है वो छोटे राउंड का माना जाएगा, बड़े राउंड का। राउंड का मतलब सैंपल साइज से है। सैंपल देखो, आपसे तो कोई पूछ नहीं आया कि आप क्या खाते हो, मेरे ख्याल से आप में से किसी से आप तक किसी ने कुछ नहीं पूछा होगा। पूछा किसने आपसे आके कि भाई आप कितना अनाज खाते हो, कितने दाल खाते हो, हर महीने में कितना खाते हो, आपकी साप्ताहिक रूटीन में मतलब डाइट क्या है, डेली क्या है, साल में इतना घी खाते हो, कुछ पूछा आपसे किसने आज तक? नहीं। लेकिन सरकार आपके बारे में भी एक अनुमान कहीं ना कहीं प्रकट या प्रस्तुत कर ही रही है। तो ये जो चीजें होती है इसमें ले जाता है सैंपल। जैसे मैं ये पता करूं कि महाराज सिंह कॉलेज के बच्चे मानसिक स्तर पर कैसे हैं, तो मैं जाऊं उनकी परसेंटेज पता करूं, 5 सवाल का क्वेश्चन बनाऊं, उनसे वो पूछूं। तो इसमें मेरे पास दो तरीके हैं, मैं एक एक से जाके पूछूं, और दूसरे ये है मैंने 5 बीएससी के ले लिए, 5 आर्ट्स के ले लिए, 5 किशोर के ले लिए, और सबसे पूछ के मैं एक एवरेज सारी चीजों का कर दूं। इसको बोलते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब ये होता है जब हम पूरे डेटा की बात करते हैं तो उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। ठीक है, स्टैट्स का सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फुल डोमेन है, पूरा का पूरा डोमेन है, उसको अगर आप कहोगे तो उसको बोला जाएगा पॉपुलेशन, और अगर उसके किसी भाग को स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसको बोला जाएगा सैंपल। तो सैंपल साइज फुल पॉपुलेशन भी हो सकता है एंड ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा डोमेन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जाता है उसको हम सेंसस बोलते हैं, और जो किसी एक पार्ट का करता है उसको हम नॉर्मली सैंपल या प्रतिदर्श बोलते हैं। जैसे जनगणना होती है, तो जनगणना में क्या होता है, उसमें पूरा पॉपुलेशन जो है स्टडी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको डेटा की फॉर्म में जो है संकलित किया जाता है। और जब बात करें हम इसकी गरीबी की, इनकम की, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स की, तो वो होती है प्रतिदर्श के आधार पर या सैंपलिंग के आधार पर। ठीक है, तो ये जो डेटा है मैं बता रहा हूँ कि आपसे कोई पूछना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सारा डेटा जो है सैंपलिंग के तहत जाता है। तो सीएमआई ने क्या किया, वो कहीं और से सैंपल ले रही है, और जो बड़े राउंड है, एनएसएस में वो बता रहा था कि बड़े राउंड को हमने ज्यादा ऑथेंटिक माना है। ज्यादा ऑथेंटिक क्यों माना है? अब मैं गया इस क्लास में, अनिकेत से
अक्षय से 2-3 लोगों से और बात की, इससे विकास से बात की, और मैंने पाया कि ये बच्चे बहुत एक्टिव है। लेकिन पता चले इस क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, और मैं सीधे जाते उनके पास ही बैठ गया। मैंने उनसे डेटा लिया, इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद उसको जो है कलेक्ट करके चलाया। तो दोनों केस में अगर हम अलग अलग आदमी हैं, मैं कहीं और से सैंपल ले रहा हूँ, दूसरा कहीं और से ले रहा है, तो जो प्रकटीकरण होगा, जो कंक्लूजन होगा, जो निष्कर्ष होगा, वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए CMIE का जो डेटा कवरेज है, उन्होंने NSSO के मुकाबले में जिसके छोटे राउंड थे उसको बढ़ाया है, तो उस वजह से उनका डेटा कुछ और कहता है और NSSO का डेटा कुछ और कहता है। CMIE, ये चीजें इसलिए ध्यान में रखनी है। कोई आपसे इसके फुल फॉर्म में पूछ सकता है, कोई आपसे ये पूछ सकता है कि इसके डेटा को ऑथेंटिक क्यों नहीं माना गया है, ऐसे भी सवाल आए हैं। पर ऐसे सवाल तब आए हैं जब एग्जाम का जो नेचर है वो प्योरली जो है इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। जनरल इकोनॉमी में ऐसे सवाल कम आते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत अंदर की बात है। जनरल इकोनॉमी में सवाल कैसा आएगा कि फिलहाल एम्प्लॉयमेंट रेट कैसी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के स्टेटस क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, वर्किंग फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी लेबर फोर्स है उसका साइज क्या है, घूम के फिर वही जाते हैं, 52.7 करोड़। ठीक है, अब अगर आप इसको काउंट करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना आएगा? 40% का राउंड हो जाएगा, देख लो आप कैलकुलेट कर। कैसे निकालोगे मुझे बताओ, अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने। वेरी गुड, तो कितना है भाई? है 3.9। मैं 40 का राउंड बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन तो जबा नहीं कर सकता, पर उसी का राउंड जाएगा। ठीक है, जब आपसे पूछा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो आपको करना क्या है, लेबर फोर्स का साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आपसे वर्किंग फोर्स पार्टिसिपेशन पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, वर्किंग फोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके अलावा जब आपसे ये पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि सबसे मुख्य अवधारणा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट रेट किसे माना जाएगा। जिस रेट की हम बात कर रहे हैं कि फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी है, तो वो क्या होगी, लेबर फोर्स माइनस वर्किंग फोर्स। ठीक है, और किससे डिवाइड होगा, फिर तो कुछ आएगा ही नहीं। ये होगा आपकी लेबर फोर्स पे। देखो, बेरोजगार किसे माना जाएगा, बेरोजगार किसे कहेंगे मुझे बताओ। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि जिस व्यक्ति की आयु 14 वर्ष है, क्या हम उसे बेरोजगार कह सकते हैं? पॉपुलेशन तो है लेकिन, तो वो बेरोजगार तो नहीं है लेकिन पॉपुलेशन है, तो हम उसको उससे भाग दे के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो जब हमें कोई सकारात्मक तथ्य पेश करना है रोजगार के बारे में, तो हम सिर्फ और सिर्फ किससे उसका रेशियो निकालेंगे, जो रोजगार यूनिट बन सकते हैं। तो कौन बन सकते हैं, उसका मैक्सिमम साइज है लेबर फोर्स। अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयड यूनिट का मैक्सिमम नंबर हो सकता है, तो पॉपुलेशन नहीं हो सकती वो आपकी, वो क्या हो सकता है, आपकी लेबर फोर्स। यानी कि आपके यहाँ रोजगार में संलिप्त व्यक्तियों की जो हाईएस्ट नंबर हो सकती है, संख्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है, 52.7 करोड़। इसके अलावा नहीं, क्योंकि 14 वर्ष से कम का जो बच्चा है वो किस में आ जाएगा, वो उसमें तो जाएगा नहीं, चाहिए तो। ठीक है ना, उसके बाद के जो लोग हैं 60 साल के बाद के, वो आते हैं जो है इसमें आश्रित जनसंख्या में, उनको आश्रित बोला जाता है। तो आपको जब एम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट से,
तो वो कैसे निकलेगा? पहले निकालना है आपको अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड पीपल कैसे निकलेंगे? ये बराबर होंगे किससे? लेबर फोर्स माइनस वर्किंग फोर्स। और जब आप इसको निकालोगे एम्प्लॉयमेंट रेट को, तो अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस विल बी योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जो बेरोजगारी की दर है वो क्या होगी? बेरोजगारों की संख्या डिवाइडेड बाय श्रम संख्या मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां तक की बात क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए हमारे पास स्टेटस क्या है। तो इसमें तीन स्टेटस है, तीन आधार पर हम इसको मापते हैं। क्योंकि हमने एक माप दे दिया, आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो डेटा है ये किसके आधार पर लिया गया है। तो हम बेरोजगारी का जो परिमाप करते हैं, उसका मापन करते हैं, तो उसकी हमारे पास तीन विधियां है। ये विधि का जो क्या एक वार्षिक है, ठीक है। एक है यूजुअल करंट स्टेटस। तीन आधार हमारे पास है। पहला है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, करंट बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लिखो तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, दूसरा है वीकली करंट स्टेटस और तीसरा है डेली करंट स्टेटस। तो जो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है, मेन जो आपका डेटा इस आधार पर आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या है। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के तहत उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा जो पूरे एक वर्ष की अवधि में मेजर टाइम के लिए जो है काम करना चाहता था, काम करने की क्षमता थी, लेकिन उसको काम मिला नहीं। ठीक है, 15 से 60 वर्ष का कोई भी व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के दौरान कार्य करने की क्षमता थी, कार्य करने का इच्छुक था, लेकिन मजबूरी की परिस्थिति पर उसको कार्य नहीं मिला मेजर टाइम के लिए। मेजर टाइम जो है, ये जो तीनों स्टैंडर्ड्स है, कोई आपसे पूछ ले तो ये दांते वाला कमेटी बनी थी। दांते वाला कमेटी बनी थी 60 में, ठीक है। इस कमेटी ने ये तीनों स्टेटस रिकमेंड किए थे, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, वीकली करंट स्टेटस, डेली करंट स्टेटस। और ये जो स्टेटस स्टैंडर्ड्स दिए गए थे, इनको एनएसएसओ ने 1972 में एक्सेप्ट करते, इन्हीं के आधार पर आज तक एम्प्लॉयमेंट का डेटा प्रोवाइड करती आ रही है। कब से? 1972-73 से। तो ये दांते वाला कमेटी जो बनी थी 1960 में बनी थी, और ये सेटअप की गई थी बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ
दैट टाइम जो तब का योजना आयोग था उसने इस कमेटी का निर्माण किया था, गठित की थी, और इसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही एनएसएसओ ने इन तीनों को अपना बेरोजगारी मापन का आधार बना लिया। इसी के बेसिस पर जो है बेरोजगारी का माप किया जाता है। तो पूरे साल में मेजर टाइम का मतलब ये है कि 365 दिन में अगर किसी आदमी के पास आधे साल में भी रोजगार रहा है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाए। दूसरे वाले में ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास पूरे हफ्ते में, एक हफ्ते के दौरान दिन के किसी भी 1 घंटे के लिए अगर रोजगार नहीं था तो उसको बेरोजगार माना जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं। पहले में क्या है कि अगर 1 वर्ष की अवधि में आधे टाइम के लिए भी उसके पास रोजगार रहा है तो उसको रोजगार में ही माना जाएगा, उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। दूसरे में मैंने बताया कि जो वीकली करंट स्टेटस है इसमें 1 वीक का अनुमान लगाया जाता है। 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो उन 7 दिनों में अगर किसी व्यक्ति के पास रोज 1 घंटे का भी काम था तो उसको रोजगार में माना जाएगा, अगर 1 घंटे का भी काम था। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द 1 आवर फॉर ए डे ड्यूरिंग 1 वीक। अगर पूरे हफ्ते में रोज 1 घंटे का काम था तो उसको रोजगार में माना जाएगा। और इस तीसरे वाला डेली करंट स्टेटस, एक ही, हाँ, एक हफ्ते में 1 घंटे काम इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि जो डेटा है सरकार कभी भी ये नहीं चाहती है कि ये लगे लोगों की बहुत बेरोजगारी। सरकार, कोई भी सरकार आएगी रूलिंग, उसका क्या ध्येय होगा ये बताओ। लोगों को ये बताना कि हम अच्छा कर रहे हैं, ये बताना कि हम बुरा कर रहे हैं। कोई भी सरकार, देखो सरकार का मतलब यहाँ मेरा एक्स वाई जेड से मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ इस बात से मतलब है कि सरकार की आइडियोलॉजी थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन सरकार को चलाने वाले लोग कहाँ से जाते हैं? हम लोगों के बीच से जाते हैं। जिसकी प्रवृत्ति चोर की है वो चाहे इस सरकार में चला जाए उस सरकार में चला जाए वो करेगा चोरी ही। तो सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि वो इस तरीके का डेटा रिवील करे जिसमें लोगों की लगे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो सरकार इसीलिए तो कह रही है कि 1 घंटे का भी आपको अगर रोजगार मिल गया है तो आप रोजगार में हो, आप बेरोजगार नहीं हो। दूसरे वाले में अगर आपके पास 6 महीने रोजगार रहता है, 6 महीने रहता है, तब भी तो आप बेरोजगारी हो, लेकिन आपको बेरोजगार माना नहीं जा रहा है। इसलिए मैं पहले कह रहा था कि जो हमने डेटा लिया है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द दांतेवाला कमेटी, तो उसके आधार पर जो दिख रहा है वो बहुत कम है। अगर आप जाओगे ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी तो इतनी बेरोजगारी है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। डेली करंट स्टेटस में इसमें मैंने बताया कि 1 हफ्ते का अनुमान है, रोज के अगर 1 घंटे का भी काम मिल रहा है तो आप रोजगार में। और जो डेली करंट स्टेटस है उसमें रोज का अनुमान लगाया जाता है। अगर आपको किसी दिन 1 घंटे काम मिल जाता है किसी एक दिन तो आपको उस दिन के लिए बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो ऐसा कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता, कोई भी सरकार की रोज है अनुमान लगाएगी इस बात का। तो ये और भी कम मान्य है जो डेटा प्रस्तुत किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा, वो मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 डेटा हमारे पास है। अगर 2022 का डेटा की मैं बात करूं तो जो CMIE का डेटा है उसके अनुसार बेरोजगारी है 7.2%। ये लिख लो कि रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का क्या अनुमान है। तो एज पर द CMIE the rate of unemployment in 2022 is 7.2% and as per the suggestion of NSSO it is 3.7%. अब एक सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइए। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने स्टेटा बेटा कितना पढ़ा नहीं,
पर फिर भी हम न्यूज़पेपर से, मैगजीन से और बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास। आपके हाथ में एक गैजेट है जिसको आप मोबाइल फोन कहते हो, एंड इट इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट फैसिलिटीज आल्सो, सो यू कैन एक्वायर एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन यू वांट फॉर योरसेल्फ। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो अद्यतन ज्ञान है, सूचनाओं का संकलन है, वो कितना है। आप मुझे ये बताओ कि भारत की जो स्थिति है रोजगार सृजन के प्रत्याशा में संदर्भ में वो कैसी है, अच्छी बुरी, और के मुकाबले में, किसके मुकाबले में अच्छे है, किसके मुकाबले में बुरी है। तो ये तो हम चिल्लाते हैं, अभी मिनट लिखने की सीधा हम बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन एक शिक्षित में, अल्प शिक्षित में और अशिक्षित में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। जितनी ज्यादा आप शिक्षित हो जाएंगे उतना ही आपकी बात में एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कहाँ से आती है, तथ्य और सूचनाओं से। आपने कोई बात कही कि फला आदमी खराब है, तो आप नहीं तो कहते सच एंड सच पर्सन इज वेरी बैड। आपसे पूछा गया क्यों, यू डोंट हैव एनी रिप्लाई। तो पढ़े लिखे आदमी ने और वैसे आदमी ने कि किसी ने कुछ भी कह दिया, कह के चला गया। थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो अपनी बात कहने के लिए रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस वो किसी सूचना का हो सकता है, किसी सोर्स का हो सकता है, किसी डेटाबेस का हो सकता है। तो भारत में एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो कैसी है, मैंने बताया कि 7.2 है, किसके अनुसार, सीएमआई के अनुसार, और 3.7 एनएफएसओ के अनुसार। तो जो 3.7 का आंकड़ा है वैसे तुम्हें दिखता है कि कोई बेरोजगारी नहीं है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारे पास तीन स्टेटस है, तीनों ही स्टेटस में एक कमी है। वो कमी क्या है, क्या कमी नजर है आपको। जो तीन स्टैंडर्ड्स लिए हैं मेजरमेंट के, मैंने बताया, आप लोगों ने मुझे कहा कि इन तीनों में कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है। वो कमी क्या दिख रही है आपको। टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो जब रोजगार के लिए टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, इट सीम्स वेरी लो टू एंश्योर ए फेयर लाइफ फॉर ए सिंगल यूनिट ओनली। अगर किसी सिंगल यूनिट के लिए भी ये कह दे कि आप एक हफ्ते में 7 घंटे काम कर लो, तो क्या वो इतना अर्न कर सकता है कि वो 7 दिन सरवाइव कर लेगा। मेरे ख्याल से नहीं। तो इस डेटा में ये कमी है। तो इसी वजह से माना गया है कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो उन देशों की श्रेणी में इसको लाके खड़ा करती है जिन देशों में बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है। तो अब इसमें समझने की दो बात रहेगी जो मुख्य रूप से मतलब सवाल आते हैं। एक तो ये कि बेरोजगारी के कितने प्रकार है, तो 4 या 5 प्रकार। ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं कहाँ बताया, किसने बताया। ऐसे कुछ नहीं होता कि 7 है, 8 है, 10 है या 15 है या 2 है। किताब वाले ने अगर 7 लिख दिया है तो इसका मतलब नहीं कि 7 हो गए। 12 13 तो रमेश सिंह में ही लिखे हुए हैं मेरे ख्याल से। मैं स्टैंड पूरी पढ़ोगे इसमें कुछ और ज्यादा लिखे होंगे। मेरे दिमाग में क्या जाने किसी बेरोजगारी कह रहे हैं, वो एक हो सकता है। लेकिन जो मुख्य है कॉन्सेप्ट है, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे सवाल पूछा जाए तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। क्या बता दिया, जब पर्सन बेरोजगारी, ठीक है। पहला तो बेरोजगारी में आएगा वोलेंट्री और इनवोलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक। आप लिख लो टाइप्स ऑफ ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है। ऐच्छिक बेरोजगारी वो है जिसका हमने अभी जिक्र किया है, और इसको हम सही मायने में बेरोजगारी में काउंट ही नहीं करते हैं। जैसे एक आदमी आपको बेकार दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी नहीं करता है, घूम रहा है, लेकिन वो काम करना भी नहीं चाह रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो ऐच्छिक रूप से बेरोजगार है। जब उसके काम करने की इच्छा नहीं है तो उसको हम काउंट करेंगे किसमें, ऐच्छिक रूप से बेरोजगार। और जो अनैच्छिक है, अनैच्छिक वो है जिसके हम यहाँ पे
वास्तविक रूप से बेरोजगार की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी आदमी के पास कार्य करने की क्षमता भी है और वो कार्य करने का इच्छुक भी है, लेकिन जो प्रचलित दर है मजदूर की, उस पर उसको काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो गया इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। दूसरा आप लोगों ने मुझे बताया डिसगाइज्ड या परछन बेरोजगारी। एक परछन बेरोजगारी अगर मैंने बताया है तो मुझे बताओ कि क्या होती है परछन बेरोजगारी। तुम नहीं, तुम दोनों नहीं, और बताओ कोई, इधर बताओ। कहीं तो बच्चे ऐसे इधर हो जाते हैं, 10-15 दिन में अगर भूल जाते हो तो 1 साल बाद 2 साल बाद अगर एग्जाम देना पड़ जाए तो फिर क्या ये चीजें रोज पढ़ते रहोगे? चलो भाई अब तुम बताओ क्या होती है पर्सन बेरोजगारी। कोई ऐसा काम सुनिए तो किसी, तो उसमें क्या होता है, जो जो जनसंख्या का ज्यादा भाग है, जो लेबर है वर्किंग, वो उस काम में लगे होते हैं, लेकिन ना उतना काम उनका होता नहीं है वहां पर। इसका मतलब ऐसा है, सब मालूम एक एरिया है, उसमें केवल करने की 10 लोग की जरूरत है, 10 लोग की ना है, तो लेकिन लगी पड़ेगा उसमें 20 लोग, तो सर वहां पर जो बाकी 10 लोग हैं वे परीक्षण बेरोजगारी के शिकार हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये कहना ही चाह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी लेबर यूनिट जो दिख तो आपको रोजगार में रही है, लेकिन उसका जो वास्तविक अंशदान है उत्पादन में वो 0 है, 0 है, तो उसको पर्सन रूप से बेरोजगार माना जाएगा। पर्सन का मतलब होता है छुपा हुआ। जैसे आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो यहाँ बैठा है लेकिन उसको अभी तक एक भी बात समझ में नहीं आई, तो वो कहने के लिए तो विद्यार्थी है, लेकिन वो पर्सन रूप से क्या है, अनपढ़ ही है इस 1 घंटे के लिए। समझ रहे हो ना? तो जब हम एग्रीकल्चर या असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं, असंगठित क्षेत्र का मतलब समझते हो, हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, जब हमको सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन जब हम उसको क्षेत्र में बांटते हैं, 2 क्षेत्र होते हैं, एक संगठित क्षेत्र और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है? ठीक है। संगठित क्षेत्र में वो सारे संस्थान आते हैं, वो सारी कार्य प्रणाली आती है जो तकनीकी रूप से सुदृढ़ है, जिनका डेटा इंफॉर्मेशन, जिनकी कार्यशैली सब कुछ एक नियम के तहत होता है। तो उनके लिए हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, उनके घंटे कितने काम कर रहे हैं, इनमें सारा रिकॉर्ड होता है। असंगठित क्षेत्र वो होता है जो लो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कामों में लगे लोग हैं, जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर में एक आदमी 2 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो टीचर आ रहा है वो कितने देर के लिए रुकता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जो लोग कहीं ऑफिस में जाते हैं वो 10 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं, तो उनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जो फर्म होती है, संस्था होती है, उसके पास होता है। तो सरकार जब चाहे जैसे चाहे उनका डेटा ऑब्टेन कर सकती है। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारे किसमें आते हैं? असंगठित क्षेत्र में आते हैं। सुबह के टाइम कुछ चौराहों पे मजदूर लोग खड़े रहते हैं बेचारे कि सुबह उनको पता है पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे, तो जिसको रंग पुताई करानी हो वहां जाएगा, वहां से मिस्त्री पकड़ के लाएगा, रंग पुताई वाला पकड़ के लाएगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं इनको क्या कहा जाए, संगठित या असंगठित? असंगठित। ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र और उसी क्षेत्र में समस्या मुख्य रूप से पाई जाती है कि वहां पर आपको ऐसी लेबर यूनिट्स मिलती है कि जो
दिखने के लिए रोजगार में लगी है, लेकिन उनका जो वास्तविक अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, दैट इज नेग्लिजिबल और जीरो। जैसे एक कृषि भूमि के टुकड़े में 20 बीघे का टुकड़ा है कोई, मान लिया, या हेक्टेयर का जितने भी लगा लो, उसमें 3 लोग लगे हुए हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो साल का 10 लाख रुपए का है। अब ये अचानक क्या हुआ कि उनमें से एक भाई चला गया, 3 भाई थे वो, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो उसने जाके अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुआ भी 10 लाख का ही हुआ। तो जो आदमी वहां से चला गया उसका क्या रोल था? वो तो बिना वजह ही खड़ा था वहां पे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं होते हैं घर से बाहर मूव करने के, हम अपनी सहूलियत के अनुसार वहीं पे कार्य करते रहते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें हमारा कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता है। तो ऐसी यूनिट्स को, ऐसे लोगों को, लेबर फोर्स की ऐसी यूनिट को क्या माना जाएगा? बेरोजगार। वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? पार्षद बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे। एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हम्म। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचना का मतलब ढांचा। इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो काम करने के लेबर फोर्स है हमारी, और जो उपलब्ध नॉन जॉब है, उस पर ना डिस्कशन होगा। ठीक है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, मैंने अभी बताया कि 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है, 2 क्षेत्रों में डिवाइड होती है। अब हमारे पास जो कार्यशील जनसंख्या है, वो लेबर फोर्स है, वो किस प्रकार की है उनके पास, और हमारा जो क्षेत्र है वो किस प्रकार की है, उसमें एक मिसमैच हो सकता है। उस मिसमैच की वजह से कहीं ना कहीं आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी, और उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे, ढांचागत बेरोजगारी कहेंगे, या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहेंगे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारे पास जो लेबर फोर्स है, उसका ज्यादातर हिस्सा कैसा है? स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है? अनस्किल्ड है, बिकॉज वी आर कंफ्रंटिंग विद द लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। तो हमारे पास स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम उस प्रकार की स्किल्स डेवलप नहीं करती है जो हम किसी एडवांस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम में जाके हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो जब ऐसा कोई एफडीआई, ऐसी कोई कंपनी बाहर से आती है, तो कई बार समस्या हो जाती है कि उनको तो रोजगार देने की जरूरत पड़ रही है, उनको तो लेबर यूनिट चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास क्या है? जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो नहीं है। तो उन स्किल्स की कमी में आपको जो बेरोजगारी फेस करनी पड़ेगी, उसके ढांचे की, क्योंकि आप उस ढांचे में फिट नहीं बैठे हो, तो उसको संरचनात्मक रूप से बेरोजगार या बेरोजगारी माना जाता है। एक होता है इसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घटनात्मक घटनात्मक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल का मतलब है कि जब एक व्यक्ति, साइंस के जो बच्चे हैं तो फ्रिक्शन समझते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है? ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये जो किसी वस्तु की ना गति में रोक लगाए। ठीक है, गति पे रोक लगाए। तो यहाँ पे क्या है कि जब एक व्यक्ति किसी रोजगार में बना हुआ है और कोई ऐसी घटना घटती है कि उसको अपना जो जॉब है वो रिप्लेस करना होता है, तो जो ये टाइम गैप है इन बिटवीन द रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब प्लेस, आपका जो जॉब प्लेस है उसके रिप्लेसमेंट के बीच में जो टाइम लगता है, और उस बीच में वो लंबा टाइम है छोटा टाइम है, अगर आपको बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे क्या कहा जाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए ना? जैसे आप किसी फार्मास्यूटिकल फर्म में काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप कैडिला में काम कर रहे हैं,
आपको पता चला कि भाई ये लोग तो उसको शट डाउन करने वाले हैं, मुझे दिक्कत हो जाएगी, आपने अपने लिए जो है काम ढूंढना शुरू कर दिया, उन्होंने छटनी कर दी, उसमें आपका नंबर आ गया। अब आप कैडिला की बजाय अब जाना चाह रहे हैं गैलेक्सो की तरफ, लेकिन गैलेक्सो तक पहुंचते पहुंचते आपको लगे 6 महीने। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है, इसमें आपने जो बेरोजगारी का सामना किया है, फेस किया है, उसमें आपको क्या माना जाएगा? यू आर फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड इन दैट टाइम। आपकी जो कैटेगरी होगी वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की होगी उस टाइम पे। इसके अलावा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें देख रहा हूँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल पे और क्रॉनिक पे तो सवाल है, इसमें देखो मैं बता रहा हूँ मुख्य क्या है जो आपको मतलब पता होना चाहिए। डिस्गाइज्ड पता होना चाहिए, पर्सन पता होना चाहिए, फ्रिक्शनल पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल पता होना चाहिए। ये तीन के बारे में ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। सीजनल पे सवाल इसलिए नहीं आता है क्योंकि सीजनल जैसे कोई कहेगा आप समझ जाए। सीजनल का तात्पर्य उस बेरोजगारी से है कि जो सीजन के हिसाब से, समय अवधि के हिसाब से घटते बढ़ते जाए। जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें 12 के 12 महीने आपके पास काम नहीं रहता है। असंगठित क्षेत्र में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति छोटे फैन बनाता है, ये जो लोहे का काम करने वाले लोग होते हैं, तो इनका जो काम होता है, इनके जो रोजगार है, वो समर के टाइम पे पीक पे होता है, और जो सर्दियों का सीजन होता है तो उनको छोटे मोटे दूसरे काम करना होता है। ऐसे ही हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई छोटा मोटा लोकल लेवल का सामान बनाता हो जो विंटर सीजन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। उनका जो रोजगार होगा मुख्य रूप से वो किस अवधि में होगा? सर्दियों की अवधि में होगा। जैसे ही ग्रीष्म काल आएगा, जैसे ही समर आएगा, तो कहीं ना कहीं से उनको एक बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। तो उस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको क्या बोला जाता है? सीजनल बेरोजगारी बोला जाता है। क्रोनिक में ये आता है, क्रोनिक अगर बेरोजगारी है तो वो सबसे सीरियस कंसर्न है। एक बार मेरे ख्याल से यूपी पीसीएस में सवाल आता है कि सबसे खराब बेरोजगारी कौन सी है। तो सबसे खराब अगर कोई बेरोजगारी है वो है क्रोनिकल बेरोजगारी, चिरकालिक बेरोजगारी। क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है चिरकालिक बेरोजगारी। क्रोनिकल का मतलब क्या है जो ज्यादा पता से बनी? क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चिरकालिक। चिरकालिक का क्या अर्थ है यहाँ पे? एक बहुत लंबे समय के लिए। तो ऐसी बेरोजगारी का क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं क्यों होगी, कौन सी बेरोजगारी को कहेंगे आप? देखो बेरोजगारी में दो चीजें होती है, एक होता है तत्कालिक कारण और एक होता है मेन रीजन या मुख्य कारण। मुख्य कारण तो ये हो सकता है कि भाई मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो है, मैंने कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं किया है, तो ये तो मुख्य कारण हो गया। तत्कालिक क्या है कि मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, कोई घटना घट गई और मुझे वहां से निकाल दिया गया। तो दोनों केस में आप मुझे ये बताओ कि किस केस में दिक्कत ज्यादा है? जिसमें मेरे पास एजुकेशन नहीं है वो वाला केस ज्यादा दिक्कत वाला है, या जिसमें किसी कारणवश में निकल गया हूँ? क्योंकि दूसरे में मुझे जो बेरोजगारी फेस करनी पड़ेगी उस बेरोजगारी को कैटेगरी दी जाएगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। वो मैं 2 4 5 महीने के लिए बेरोजगार हो सकता हूँ। पहले वाली स्थिति में मेरे लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर अपने लिए पैदा करना मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो क्रोनिकल बेरोजगारी में वो बेरोजगारी आती है जिसमें किसी व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार का होता है, जो आपकी अर्थव्यवस्था का ढांचा है वो उस प्रकार का होता है कि लोगों को लंबी समय तक रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते। उस प्रकार की बेरोजगारी को क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चिरकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आना, उनको रोजगार देना सरकार के लिए भी एक असंभव सा
टास्क बन जाता है, जटिलता बन जाती है। अब इसके बाद हम बात करें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की जो मैंने आपको बताया था, जो सबसे मतलब मेन चीज है। टाइम कितना हुआ? 3:30। कितने बजे तक क्लास होगी? तो 2 क्लास होगी, तो कितने बजे तक क्लास चलती है? 5:30 तक। अच्छा, मतलब एक क्लास खत्म हो गई हमारी, अब दूसरी क्लास शुरू होगी, वो 5 बजे तक चलेगी। ठीक है। हाँ, तकनीकी बेरोजगारी कुछ नहीं है, जो क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं वो उसी का हिस्सा है। मैंने बताया कि रीजन क्या है। अगर बेसिक रीजन ये है कि आपके पास किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान नहीं है। तकनीकी एम्प्लॉयमेंट क्या है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी में 2 चीजें मुख्यतः होती है। हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, हमारे यहाँ रोजगार की बात करते हैं, तो 2 प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी तकनीक होती है वो? जो हम अपने उत्पादन को कैरी करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। 2 प्रकार की तकनीक है उसमें। एक तकनीक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव, और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव, श्रम आधारित और पूंजी आधारित। श्रम आधारित वो है जिस तकनीक में ज्यादातर कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन लेबर के द्वारा किया जाता है, उसको श्रम आधारित या लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहा जाता है। और दूसरी में क्या होता है? ज्यादातर काम मशीनों की सहायता से होता है। तो जो कैपिटल इंटेंसिव है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन, एंड द लेबर इंटेंसिव इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन लेबर। तो इसमें होता यह है कि जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करती है और एक लार्ज स्केल पे करती है, तो बाहर कौन जाएगा? ह्यूमन लेबर ही जाएगी। तो जब तक नए अवसर नहीं बनते हैं, तब तक उनको जो बेरोजगारी फेस करनी पड़ती है, उसको तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। मैंने बताया आपको 3 चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है? पर्सन, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो इन तीनों पे आपको जो है ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं। प्रोग्राम्स नहीं, सॉरी, इतना भूल ही गया था। रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, इस पर तुमने बात ही नहीं की। अब ये बताओ कि जो ये बेरोजगारी है, मैं जानता हूँ कि बिना पढ़े भी आप 2-3 रीजन तो बता ही दोगे। बेरोजगारी के मुख्य रूप से आपको क्या कारण दिखाई पड़ते हैं हिंदुस्तान में? What are the main reasons behind prevailing the mass unemployment in our country? Lack of skill. क्या बता? लेक ऑफ स्किल्स। कौशल की कमी। तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ा रीजन है बेरोजगारी का, कि हम लोगों के पास अगर स्किल्स नहीं है। जैसे आपने मैकेनिक्स में या मशीन डिजाइन में डिप्लोमा कर लिया, 4 साल की बीटेक कर ली, तो कोई ना कोई ऑटोमोबाइल कंपनी आपको पकड़ ही लेगी। ठीक है ना? आपने अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए किया हुआ है, तो आप जानते हैं हाउ टू रन ए बेटर मैनेजमेंट। तो इन दैट केस ईच एंड एवरी फर्म विल
pursue your skills and that firm will definitely provide you the appropriate employment। तो आपको वो दिक्कत थोड़े दिन के लिए आ सकती है, लेकिन परमानेंट वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रकार का स्किल नहीं है, आपके पास कोई कौशल नहीं है, चातुर्य नहीं है, तो इस केस में जो है आपको किसी न किसी प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और कुछ बताओ इसके अलावा, जल्दी जल्दी बताओ। और भी कहा था ये, आप इसको बोल सकते हैं कि एडवर्स स्ट्रक्चर। एडवर्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपके यहाँ तीन सेक्टर्स है। कौन कौन से सेक्टर्स है? तीन सेक्टर्स कौन कौन से? कृषि, दूसरा उद्योग नहीं कहेंगे, विनिर्माण कहेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊं, एक टर्म यूज होती है सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग, तो वो तो लेकिन नर्सरी में जाता है। तो जब भी कोई शब्द का इस्तेमाल करो, आप, मैंने अभी बताया कि आपकी एक्विजिशन के साथ बंधी होनी चाहिए। तीसरा क्या है? सेवा। ठीक है, तो ये जो औद्योगिक आधार की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ढांचे के साथ जोड़ दें, और ढांचा क्या होता है? जो तीनों सेक्टर से मिलके बनाना है। तो आपके यहाँ किस सेक्टर की भरमार है, आपकी जो लेबर फोर्स है, आपकी जो पॉपुलेशन है, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है, किस प्रकार का उसका लालन पालन है, इन दोनों के पीछे मैच है कि मिसमैच है, उसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसे अभी रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं, जो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसमें एक चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या रहा है? पहले जो डोमिनेंसी थी वो किसकी थी? एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर की थी। एंड विद द पैसेज ऑफ डेवलपमेंट एंड टाइम we have been seeing that the contribution of the service sector is increasing, and due to an increasing proportion of the service sector we are requiring the technical labor force to get employed। हम जैसे जैसे सर्विस सेक्टर में ज्यादा एंटर हो रहे हैं, तो हमें टेक्निकल लेबर फोर्स की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ड्यू टू द लेक ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारी जो पॉपुलेशन है, लेबर फोर्स है, वो अभी कहाँ है? अनस्किल्ड लेबर फोर्स तो हमारे पास दुनिया भर का है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्किल्ड लेबर फोर्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लैग बिहाइंड करते हैं। तो उस वजह से भी जो है एक बेरोजगारी पैदा होती है, जो कि मैंने बताया कि वो क्रोनिकल भी हो सकती है और दूसरे किसी रोग की भी हो सकती है। तीसरा जो सबसे पहले आना चाहिए था, सबसे बड़ी जो बात है, उसमें दो चीजें मुख्य रूप से है। एक पॉपुलेशन का साइज और दूसरा लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज के बारे में तो ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी भी उन कंट्रीज में से है जिनका ऊपर की श्रेणी में नंबर आता है। और अगर जनसंख्या के नंबर के आधार पे बात की जाए, तो मैंने आपको बताया था कि अब ये जो है नंबर 1 की पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है। अभी दोनों का डेटा बराबर है, आगे पीछे हो रहा है। कोई एजेंसी ये क्लेम कर रही है कि नहीं अभी चाइना है, कोई ये कर रही है, लेकिन मैंने बताया कि 2021 का जो सेंसस था वो हुआ नहीं, तो हमारे पास वैसे ऑफिशियल डेटा तो है नहीं। तो हमारे पास जो अनुमान है वो कौन सा अनुमान है? 11 की है, 11 के हिसाब से सब चीजें थी। लेकिन हमारे पास जो रिसेंट ट्रेंड्स है वो क्या है, जिसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो किससे प्रोजेक्शन करती है? कंप्यूटर टेक्निक से, जिसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। तो ये सारे के सारे जो नतीजे हैं फोरकास्टिंग के, पूर्वानुमान के हैं। जो अनुमान हमने लगाया कि इतनी वृद्धि दर रही है, तो यहाँ तक पहुंच जाएगी, वहां तक पहुंच जाएगी। तो दो जो बड़ी समस्याएं हैं, रीजंस है फॉर द प्रिवेनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, जो बेरोजगारी की समस्या है वो खाली केवल जो कोर्स उसके अंदर ही है, तो सब हम पूरी पॉपुलेशन सीट भी नहीं है इसके अंदर। बेरोजगार कारण है, सिर्फ तो कोर्स की कर गई और एक
उसका उसके साथ रीजन है, जब मैंने बताया कि यहाँ लेबर पॉपुलेशन नहीं आएगा तो भी उसका रीजन था, और अभी यहाँ पॉपुलेशन कह रहा हूँ तो भी रीजन आएगा। लेबर फोर्स जो आती है सबसे पहली बात वो कहाँ से आती है, पॉपुलेशन से आती है। दूसरी बात ये है कि अगर लेबर फोर्स यूनिट खाली, जैसे कि मैं अगर अकेला हूं और मेरी यही सैलरी है जो मुझे मिलती है, तो मेरी दिक्कत कुछ और होगी। और मेरे साथ अगर 20 आदमी अटैच है तो मेरी दिक्कत कुछ और होगी। तो आपकी लेबर फोर्स तो उतनी ही है, लेकिन आप पॉपुलेशन बताएगी, और जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो बताएगा कि डिपेंडेंसी कितनी है। तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसका कम होना या ज्यादा होना किस हिसाब से महत्वपूर्ण है, मुझे आप लोग बताओ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर कम है, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? क्यों? बताओ क्या। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर कम है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए अच्छा इंडिकेटर है कि बुरा इंडिकेटर है? हाँ, क्यों? मैंने पार्टिसिपेशन की बात की है, मैंने एसआई की बात नहीं की है। साइज और पार्टिसिपेशन में डिफरेंस है। एक रेशियो है, एक एब्सोल्यूट साइज है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट साइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपेशन रेट। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स, ठीक है, इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द पॉपुलेशन साइज। वो पॉपुलेशन साइज के कंटेक्स्ट में कितनी है, मैं उस पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ। अगर वो कम होता है तो उसका क्या कारण, क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है इसका? सवाल तुमने पूछा है, कुछ तुम्हारे दिमाग में होगा, अब जवाब तो दोगे तुम ही। तुमने कहा कि पॉपुलेशन से इसका संबंध नहीं, मैंने कहा पॉपुलेशन संबंध है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर कम होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास काम करने वाली जो जनसंख्या है वो कम है, और जो निर्भर लोग हैं वो ज्यादा है, खपत ज्यादा है, इनकम जनरेशन कम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जीडीपी कम रहने वाली है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कम रहने वाला है, और हमारा जो प्रोडक्शन है दूसरे देशों के मुकाबले में, दूसरे समाज के मुकाबले वो कम होने वाला है। तो जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी पॉपुलेशन में, उतना ही खराब संकेत होगा किसके लिए, अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए। इसलिए भारत को माना जाता है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, जनांकीय लाभांश। लाभांश का मतलब जो कंपनी हमको देते हैं डिविडेंड, तो ऐसे इसको माना गया है कि ये एक जनांकीय लाभ है भारत के लिए, क्योंकि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और लेबर फोर्स है, जनांकीय लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड भाई। जनांकीय लाभांश, ठीक है। तो भारत के बारे में हमेशा ये बात की जाती है कि भारत के पास एक जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनांकीय लाभांश है, जिसकी वजह से यहाँ तरक्की के, उन्नति के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। बैक ट्रांसफर में यही होगा। तो ये, तो ये तो मैंने यहाँ तीसरा जो पॉइंट रेज किया था, और मैंने क्या किया था, पॉपुलेशन का साइज और लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें दोनों में फर्क, सॉरी, संबंध क्या है? लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारा जो जीडीपी का साइज है वो उतना नहीं, इतना होना चाहिए। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दो ही चीजें होती है, अगर एब्सोल्यूट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जीडीपी, और कंपैरेटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पर कैपिटा इनकम। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क ये है कि जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के पास क्या है, वो एब्सोल्यूट हो गया, लेकिन अगर हम संदर्भ में देखते हैं कि एक व्यक्ति को क्या मिल रहा है, तो वो रिलेटिव हो गया।
जहां पर हिंदुस्तान के पास क्या है, इनका अनुमान जीडीपी से लगेगा। मैं पर एक व्यक्ति को क्या मिल रहा है, वो किससे लगेगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो हिंदुस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से संभव नहीं हो पा रहा है कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी स्किल ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे उनके पास जो है ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज हो। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं जो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास अवसरों की कमी है कि वो किसी सृजनात्मक रोजगार का हिस्सा बन सके। ठीक है। और इसके बाद इसमें एक है इनइफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान। तो मैंने अभी जो आपको बताया, जो थोड़ा सा हम अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे इसके बाद में, कि सरकार का काम क्या है। जब मैंने आपको पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एक चीज व्यक्त की थी, वो ये थी कि दोनों के दृष्टिकोण में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, सरकार जब सोचती है तो उसका मुख्य ध्येय क्या होता है, लोक कल्याण। और व्यक्ति जब सोचता है तो उसका मुख्य ध्येय क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये बात चलती है, अगर हमारे पास गरीबों की संख्या ज्यादा है, बेरोजगारी की संख्या ज्यादा है, हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट लो है, तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस जनसंख्या को गरीबी रेखा के ऊपर पहुंचाया जाए, रोजगार का सृजन किया जाए, या जो लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जाए। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लोक कल्याण सरकार का उद्देश्य है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। व्यक्ति विशेष में सहभागिता करता है, लेकिन अंत रूप से वो उत्तरदायी नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज रही है वो इम्प्रॉपर कैसे कैसे रही है, जो समय समय पर योजनाएं क्रियान्वित की गई है, तो कहीं ना कहीं या तो उनमें फंड्स की कमी रही है, या कहीं उनमें क्रियान्वयन की कमी रही है, या कहीं ना कहीं में किसी करप्ट चीज का हिस्सा रही है। करप्ट चीज कैसा मतलब रही है, इसको हम बोलते हैं लीकेज ऑफ द फंड्स। जैसे राजीव गांधी ने अपने टाइम पे कहा था कि हम सरकारी योजनाओं में जो पैसा भेजते हैं, तो जब हम 1 रुपया छोड़ते हैं तो अंतिम जो लाभार्थी है उसके पास कितना पहुंचता है, मात्र 17 पैसे। तो आप ये अनुमान लगाओ कि सरकार ने मेरे लिए 1 रुपया छोड़ा है और मुझे 17 पैसे मिले हैं, तो कितना पैसा खत्म हो गया मेरे तक पहुंचने में, 83 पैसा। यानी कि 80% हिस्सा को खाया जा रहा है और 20% लाभार्थी तक पहुंच रहा है। कुछ ऐसी चीज रही है, कुछ योजनाएं अगर रन कर दी गई तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो फंड्स की कमी की वजह से बंद हो गई। कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं की, वो इस वजह से बंद हो गई। इफेक्टिव मॉनिटरिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, कि कोई भी योजना चलेगी वो टीयर्स में चलेगी, स्तरों पर चलेगी। सरकार अगर मोदी जी कोई प्रोग्राम रन कर रही है और मुझसे एक लाभार्थी है, तो क्या वो मेरे से बात करने के लिए आएंगे? ठीक है। तो मेरे लिए एक फोरम होगी मेरी समस्या सुनने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए। तो यहाँ तक की जो टीयर है वहां से लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री जो छोड़ रही है, और लोकल टीयर ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उस तक की बीच में जो पाइपलाइन है, कहाँ कितना लीकेज है कितना नहीं है, तो अगर सबका उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं होगा, उसकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं होगी, तो आप चाहे कैसा भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लो, लेकिन उसके जो आउटपुट्स होंगे वो एप्रोप्रिएट या एज पर आवर डिजायर्स नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा जो कारण रहा है कि सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो प्रयास है, सरकार की जो कार्यक्रम रही है, वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से या तो संचालित नहीं हुई, या उसमें किसी सरकारी इच्छा की कमी रही है, सरकारी दृढ़ता की कमी रही है, या कहीं ना किसी भ्रष्टाचार में वो हिस्सा रही है। तो ये कुछ रीजन है। अब चलो हम बात करते हैं कुछ डेटा की। देखो, सरकार सामाजिक उत्थान के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हर साल 10, 5, 20 योजनाएं लॉन्च करती ही करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संभव ही नहीं है
कि मैं आपको सारी स्कीम्स, योजनाएं या कार्यक्रम समझा पाऊं या उनको डिस्कस कर पाऊं। तो मेरा यहाँ पे जो मोटिव है, मैंने आपको इतना समझा दिया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के नजरिए चीजों को देखते हैं तो आपको कैसे कैसे देखना है। आपको ये समझ में आ गया कि रीजन्स क्या है, आपको ये समझ में आ गया ये कितने टाइप की होती है। अब आपको इतना समझना है कि सरकार ने अब कौन कौन सी योजनाएं कब से इसके लिए इम्प्लीमेंट की थी और क्या उनका हश्र हुआ, और फिलहाल सरकार किस पॉलिसी फॉर्मेट के साथ आई है। तो मैं अगर बात करूं बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में जिसकी शुरुआत है, मैंने आपको बताया अभी कहाँ से शुरू माना जाता है, अभी मैंने बताया था कुछ। ठीक, वो तो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए था, रोजगार की बात हो रही है। मैंने एक स्कीम का नाम भी बताया था। हाँ ठीक है, तो मैंने बताया कि इस ओर ध्यान दिया गया आफ्टर द स्लोगन ऑफ इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो 77 के बाद 78 में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ आईआरडीपी के नाम से। 1980 में वो इम्प्लीमेंट हुआ। डेट उसकी जो है 1980 है। अगर आपसे पूछा जाता है, सवाल आ जाता है क्योंकि वो सबसे पहला प्रयास था, तो इस वजह से ये कभी पुराना नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीच का जो डेटा है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि 1982 में जीडीपी कितनी थी, मैंने बताया था ना आपको। आपसे कोई नहीं पूछेगा 1985 में गरीबी कितनी थी। आपसे कोई नहीं पूछेगा 1995 में रोजगार का स्तर क्या था। आपसे जो पूछा जाएगा पिछले 1-2 साल का पूछा जाएगा, या जब से डेटा स्टार्ट किया गया है, जैसे प्लानिंग के स्टार्ट में क्या था वो पूछा जाएगा। किसी भी चीज का प्रारंभ और उसका अंत दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जो है डेटा इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आईआरडीपी इस टाइप का पहला प्रोग्राम था जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये जो पॉलिसी थी, ये जो कार्यक्रम था, इसकी घोषणा 1978 में की गई और इसको क्रियान्वित किया गया 1980 में। दोनों ही, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि कई बार डेट में कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसा मैंने एक सवाल दिया था आपको पिछले टेस्ट में करने के लिए, तो उसमें कुछ ने नॉर्मन ई बोरलॉग लिख रखा था और कुछ लोगों ने उसमें जो है क्या लिख रखा था, स्वामीनाथन भी लिख रखा था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जवाब देने में आपको बहुत ज्यादा इसके साथ आपको जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आईआरडीपी प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो आंसर है 1978। और अगर ये पूछा जाता है इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो इसका आंसर है 1980। दूसरा सवाल देखो, जब आपके सामने सवाल होता है, सवाल के कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। एक सवाल आता है बिल्कुल सिंपल, वन वर्ड ऑब्जेक्टिव। आपसे पूछ लिया गया भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये वन वर्ड आंसर है, आपका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। नाम मिलेंगे आपको मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, कुछ भी चार नाम रखते हैं। एक सवाल आपके पास ऐसा आएगा जिसमें कहा गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो वर्सिटिलिटी है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है सवालों के मध्य, वो सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि वो आपकी हर प्रकार की कौशल क्षमता का अनुमान लगा सके। तो उसमें आएगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको कहा गया कि भारत एक खुशहाल देश है। दूसरा वो कथन दे दिया गया कि भारत की जीडीपी बहुत ज्यादा रहती है। फिर आपसे कहेगा कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, सवाल तो आपने सब देखे ही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सवाल का नेचर कुछ भी हो सकता है। वन वर्ड वाले सवाल जो आते हैं उनका परसेंटेज लगभग 30 या 25% के अराउंड रहता है।
बाकी में कुछ कथन कारक होते हैं, कुछ में कॉनिकस ऑर्डर होता है, कुछ में मिलान करना होता है। हर एक सवाल में क्या होता है, किसी न किसी प्रकार की अभियोग्यता का परीक्षण होता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे मैच करने वाले होते हैं। मैच करने वाले में कुछ नहीं होता है। मैंने एक दो बार जो है मतलब क्वेश्चन पेपर बनाया है, पेपर जैसे क्वेश्चन पेपर बनाया था, तो उस क्वेश्चन पेपर में आंसर इतना आसान था, इतना आसान था, लेकिन वो ज्यादातर लोगों ने बाहर निकल के ये बताया कि भाई ये बहुत टफ क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता है कि इस क्लास का टॉपर मैं हूँ, अच्छे से पता है, और अक्सर दूसरे नंबर पर आया है, तो तीसरे पर अनिकेत है, अभी अचानक दे दिया कि सर की परसेंटेज इतनी, अक्षय की परसेंटेज इतनी, अनिकेत की इतनी, बताओ इनका ऑर्डर क्या है। अब इसमें जो समझदार होगा, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, उसके पास आंसर है। और क्योंकि ये बताया नहीं गया है क्लास में कि इनकी परसेंटेज कितनी है, तो बाकी लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमें इनकी परसेंटेज नहीं पता। लेकिन अगर समझदार होगा, उसे पता है कि सर का ऑर्डर पहला है, तो जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज लिखी है वो सर है। ठीक है, आपको अगर युग मिलाना है, तो ऐसे जब सवाल आते हैं, तो सवाल में आपका धैर्य, आपका विश्वास, ठीक है, और आपकी सूझबूझ, ये सारी चीजें काम करती है। तो इसलिए जब मैं ये समझा रहा हूँ प्रोग्राम्स के बारे में, इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ, मैं बस वो बता रहा हूँ जिससे आप हर प्रकार के सवाल को कर पाए। वरना मैं अभी ये बोल दूंगा कि आईआरटी की तब लगा था, ये था, जिसकी टीचर थे। अब मैं ये बता रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आईआरडीपी है, ये 78 में लॉन्च हुआ, 80 में इम्प्लीमेंट हो गया, इसका नाम आईआरडीपी है, इस बात से आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि 2 या 3 बार ये सवाल मैंने देखा है, अब से 10-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये पूछा गया था कि इसका संबंध इससे है, इससे है, इससे है। 4 कथन दे रखे थे, आपको सही कथन का चुनाव करना था। तो कई 2 कथन दे दी सही, कभी 3 भी दे दी, कभी 1 भी दे दिया। ये सवाल 3 बार रिपीट हुआ है। तो पहला, इसके नाम से आपको क्या समझ में है? हम की विकास की, इसका नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो सबसे पहली बात समझ में ये आई कि ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। दूसरा, इसका जो संदर्भ है, क्योंकि मैंने बताया कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कंसर्न में सबसे पहला प्रोग्राम था, तो इसके नाम में वो चीज नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ये रोजगार से संबंधित था, पॉवर्टी एलिवेशन से संबंधित था। अब उसने दूसरा क्या है कि इसका संबंध पॉवर्टी एलिवेशन से है खाली, और खाली लिख दिया, तो आपका जो स्टेटमेंट दिया गया वो गलत है। तो इसलिए किसी भी योजना की, ऐसी बस 10 योजनाएं हैं फिलहाल में जिन पे सवाल आएगा, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी है। रिसेंट दो तो आप योजनाएं ये पक्का पढ़ लेना थोड़ी थोड़ी करके। आईआरडीपी, एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये भी 1980 में ही दोनों योजनाएं आई थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट भी और आईआरडी। दोनों के नेचर में एक फर्क था, और एक दोनों में खूबी थी कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते। एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 1980 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। तो ये दोनों प्रोग्राम आप नेट पे जाके इनके फीचर्स, इनकी डेट वगैरह जो है सब एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिसेंट के जो प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात भी करूंगा, उनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लिख लो, सबके नाम लिख लो जो जो आपको पढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री स्वरोजगार निधि योजना, मनरेगा, पीएम मित्रा, पीएम मित्रा,
ये मैंने तो आपको बताई है, ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बताई है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही है जिन पे मतलब आपको ध्यान देना है, पर वो दूसरे सेगमेंट में जाएगी। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या, ये क्या है, ये इस चीज का शन है। मैंने कहा इसका मुख्य आधार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। फिलहाल जो मैंने योजना आपको बताई है वो किस संदर्भ में है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के संदर्भ में। हाँ वो विश्वकर्मा हुई है, ऐसे तो सप्तऋषि में भी रोजगार की बात की है। सब जो यूनियन बजट है 2023-24 का, तो उसमें सप्तऋषि है। विश्वकर्मा भी जो है उसी प्रकार की है, जो आर्टिसंस है ना, तो उनके लिए जो है वो ठीक, इसको भी पढ़ लेना। मैंने बताया कि हर साल 20-25 योजनाएं सरकार लॉन्च करती ही करती है। ठीक है, तो अब हम जो है इन प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। IRDP NREP मैंने बताया दोनों के दोनों किससे संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। दोनों के दोनों जो है रोजगार सृजन की बात करते हैं, और दोनों के दोनों एसेट क्रिएशन की बात करते हैं। ठीक है, ये इनके बेसिक फीचर्स है। इसके अलावा हम बात करेंगे मनरेगा। मनरेगा का नाम कितने का सुना है यहाँ पे, यहाँ पे करना सुना है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को छोड़ के इधर की कोई भी लाइन बताओ, क्या है मनरेगा। कम से कम इसका फुल फॉर्म बताओ मुझे, क्या है। इतना टाइम तो लगेगा तो फिर तो क्लास हो जाएगी नहीं। हाथ तो उठाए थे, अब दोबारा हाथ उठाओ। 3 हाथ इधर से उठे थे, 3 हाथ इधर से। चलो बता, तू बता बता, क्या कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये पूछ रहा हूँ क्या है, ये पूछ रहा हूँ फुल फॉर्म क्या क्या है ये। चलो तुम बताओ बेटा। वेरी गुड, ठीक है। इसका एक प्रावधान था, और बहुत ही मुख्य प्रावधान था, कम से 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। मुझे सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताओ, कौन बताएगा। ठीक है, बैठो। मैं ये काम आप लोगों को दे रहा हूँ, जितनी योजनाओं के बारे में बात करूंगा आपको, मैं कुछ फीचर्स बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको थोड़ा थोड़ा नेट पे जाके उन पे अपना टाइम देना है। और जो भी फीचर्स आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। MG का मतलब है महात्मा गांधी। जब योजना प्रारंभ हुई थी, तो योजना का प्रारंभ हुआ था अगस्त 2005 में। ठीक है, जो एक्ट आया था, एक नरेगा एक्ट आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या लिखा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक्ट पास हुआ 2005, अगस्त 2005 में। योजना का जो शुभारंभ हुआ, इम्प्लीमेंट हुई 2006 में हुई। ये चीजें जब मैं बोलता हूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ध्यान देने वाली बात तो ये होती है कि एक्ट कब आया। किसी ने पूछा इम्प्लीमेंट कब हुआ था, आपने बताया 5 में बताया, सवाल का आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो नरेगा एक्ट आया था वो 2005 में आया था। जो योजना का शुभारंभ हुआ, जिसको अमली जामा पहना गया, वो 2006 में पहना गया। ठीक है, तो नरेगा का मतलब है यहाँ पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर इसके बाद 2009 में इसको 2 अक्टूबर के टाइम पे महात्मा गांधी जी को समर्पित करते हुए इसके नाम के साथ में जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और बाद में प्रोग्राम्स में लगता ही है। तो ये 2-3 डेट आपको याद रखने हैं। कोई आपसे पूछते हैं कि मनरेगा कब बना, ये प्रोग्राम मनरेगा कब बना, तो उसका उत्तर है
अक्टूबर 2009। नहीं, मनरेगा कब बनाई? ठीक है, ये मनरेगा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? उत्तर है 2005। लेकिन अगर पूछा कि ये कार्यक्रम मनरेगा कब बना, महात्मा गांधी के साथ इसका नाम कब जोड़ा गया, तो उसका उत्तर है 2009। तो ये छोटे छोटे सवाल कई बार क्या होता है कि हमें कुछ पता होता है और कुछ नहीं पता होता है, और हम थोड़ा जल्दी में आसान मानकर चीजों को गलती कर देते हैं। क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? ये बोल रहे मैम आएगी क्या? मैं कहीं नहीं नहीं, आज दोनों क्लास ये कंटिन्यू चली, तभी तो मैं पूछ रहा था। मैं तो एक सोच के आया था, सर का फोन आ गया अभी। मुझसे तो 1 घंटा ही बोला जाता है 6 महीने में, तो फिर ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्रावधान क्या क्या थे? पहला, इस बच्चे ने बताया कि इसमें एक मिनिमम गारंटी दी गई थी कि एक पर्सन को कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार मिले। दूसरा, ये प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्रियान्वित किया गया था। कौन से क्षेत्र के लिए? तो ये जितनी भी इसकी बेसिक फीचर्स है वो आपको पता होने चाहिए। कभी आपसे सवाल पूछ लिया कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी था, तो वो बिल्कुल नहीं था। दूसरा था, इसमें जो रोजगार देने की बात कही थी वो विद इन 5 किलोमीटर रेंज ऑफ योर होम के लिए, जो भी आप रहने वाले हो कहीं के लिए, आपके घर से आपका जो रोजगार का स्थान होगा वो मैक्सिमम 5 किलोमीटर के दायरे में होगा। इसमें आधारिक संरचना विकास से संबंधित कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। एक इसका आधारभूत फीचर ये है। और तीसरा, इसमें एक व्यवस्था थी, अगर आपके रजिस्ट्रेशन के 15 दिन तक आपको रोजगार नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ये इसके बेसिक फीचर्स थे। तो सवाल अगर यही आता है कब लगा था, तो 1 वर्ड ऑब्जेक्टिव सवाल हो जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादातर सवाल जो आते हैं, अब तो आने थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि फर्क क्या रहता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो प्रेजेंट सरकार के साथ में कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं, तो वो मूवीज क्वेश्चन आपके पेपर में रखते हैं जो उनके कंसर्न के हैं, उनके इंटरेस्ट के हैं। तो अभी सवाल जो आएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास पे आएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आएगी, मुद्रा आ सकती है, ठीक है, पीएम मित्र आ सकता है। तो इन सवालों की संभावना ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा का मतलब बहुत बड़ा, तो इसका अपना इम्पोर्टेंस है, तो इस पे सवाल पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। ये नहीं कि हम इसको नगण्य मान लिया, ये मान लिया इससे सवाल नहीं आएगा। तो मैंने जो छोटे छोटे फीचर्स आपको उसके बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब 2014 के बाद जो स्कीम्स आई है, तो उनमें एक इनकी आपको डेट, इसमें मैं बताऊं सवाल कैसे कैसे आएंगे। एक सवाल ये आएगा आपके पास कि इन योजनाओं का कालक्रम लिखिए। कालक्रम का मतलब समझते हो ना, कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए। तो पहले मेक इन इंडिया लिख दिया, उसके बाद मुद्रा योजना लिख दिया, कुछ लिख दिया, एक ही कालक्रम जो है सही होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर डेट याद है। देखो, डेटा इतना होता है कि आप चाहे कैसे भी एग्जाम ले लो, हर डेटा किसी मार्केट पे आदमी, धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसको सारी इंफॉर्मेशन हो। लेकिन वो जीत जाता है जिसके पास औरों से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जिसके पास IQ अच्छा होता है। और भी कुछ नहीं है। आपको ये पता है कि पहले मेक इन इंडिया आई थी, जिसके बाद है, अगर इतना भी पता है तो 2 तारीख आप प्रिफरेंस कर सकते हैं। उनकी तारीख भी छोटा भी तो समझ में आ जाएगा कि ये तारीख सही मायने, क्योंकि मेक इन इंडिया की तारीख नहीं है, इस तारीख की है क्योंकि पहले आया। तो आपको एक चीज के बारे में 2-3 बिंदु पता हो तो सवाल का हल आप ढूंढ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को तो लॉन्च हुई। 2015 में जब लॉन्च हुई तो इसमें टारगेट रखा गया था कि 2022 तक 7 वर्ष के अंतर्गत हम इसमें 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ये सारी चीजें आप लिख के रखना, इनमें से किसी भी संदर्भ पर, किसी भी पहलू पर सवाल पूछा जा सकता है। तो उद्देश्य क्या रखा गया था कि विद इन द 7 year period वी विल हैव टू क्रिएट मोर देन 1 करोड़
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, ये प्रोग्राम का विशेष ध्यान था स्किल ट्रेनिंग पर। तो 300 काइंड्स की डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज रन किए गए। कितने? 300। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। और इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा है कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हरियाणा सरकार की, किसी न किसी तरह से उसको ये प्रमोट करती है, इसको असिस्ट करती है। मेक इन इंडिया में क्या है? मेक इन इंडिया में तो आपको टेक्निकल लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर जो है स्किल ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो आप मेक इन इंडिया तो ले आएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया में जो लेबर फोर्स रिक्वायर्ड है वो कहाँ से लेके आएंगे? दूसरा है पीएम मित्रा योजना। ये अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी 2021 में, 6 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है इसको। और इसका जो बेसिक कंसर्न है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में आपको पता होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बहुत सारा जो है टेक्सटाइल हमारा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो जो फॉरेन करेंसी रेम्युनरेशन है उसका एक बड़ा सोर्स है। तो इस वजह से इस बात पे ध्यान दिया गया है कि सरकार कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देगी। और उसको बढ़ावा देने के लिए जिस योजना का अनाउंसमेंट किया गया है उसका नाम क्या है? पीएम मित्रा योजना। इसमें एक 5F मॉडल दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5F, तो एक स्लोगन दिया है प्रधानमंत्री ने स्पीच में दिया था, वो क्या है? 5 मॉडल है। फार्म, जो टेक्सटाइल है उसका जो ओरिजिन है रॉ मटेरियल का, वो है फार्म। फार्म का मतलब खेत। और वो फार्म यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा सकता है? फॉरेन में कहीं तक भी जा सकता है। तो इसके बीच में उन्होंने कई सारे एफ की बात की है। तो पहला फॉर्म टू फाइबर। फाइबर का मतलब तो समझते हो ना? इन्होंने इस मॉडल को 5F मॉडल के नाम से जाना गया है। उसमें अपने स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने 5F से शुरू होने वाले वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, इसलिए इसको 5 मॉडल बोला जाता है, 5F मॉडल बोला जाता है। तो पहला जो स्लोगन है उसमें जो 2 एफ आते हैं, फार्म टू फाइबर। दूसरा है फाइबर टू फैक्ट्री। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू, कितने बच गए? कितने हो गए बताओ मुझे? 3 हुए? गिनो, सही गिनो। 4 हो गए ना? एक बच गया, कौन सा? क्या बचा फिर? कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं? मैंने क्या बताया? फॉरन, फैशन टू फॉरन। भाई 4 नहीं 5 हुए, सही से काउंट। फार्म आया कि नहीं आया ये बताओ? फार्म आया है, फाइबर आया है, फैक्ट्री आया है, फैशन आया है, फॉरन आया है। मेरे हिसाब से तो 5 बैठे हैं भाई। एक योजना है, हाँ तो ले लो। ब्रेक तो मुझे भी चाहिए था।